अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजर आम से हट जाने के बाद पाकिस्तान के दीगर सियासी स्टेक होल्डर्स पूरी तनदही से मामलात को निपटाने में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा अपनी अपनी पार्टी पोजीशन के हिसाब से इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ में मसरूफ दिखाई देते हैं। बज़ाहिर अभी तक इन तमाम मुलाकातों का हतमी नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि प्लान दुबई अपने आखिरी राउंड में दाखिल हो चुका है। इन सब मामलात में एक गुत्थी अभी तक सुलझने में नाकाम है। वो मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने से मुताल्लिक है। अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान हुकूमत का क़याम होगा और इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा मुद्दत में होंगे। यह अबहाम अभी तक बरकरार है। एक लम्हे ऐसा महसूस होता है कि सब काम अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, लेकिन अगले ही लम्हे ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं कि हुकूमत के जाने और निगरान हुकूमत के क़याम के बाद मुकर्ररा वक्त पर जाने के हवाले से अनगिनत सवालात खड़े हो जाते हैं। IMF के 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मद्देनजर रखा जाए तो ऐसा तासुर मिलता है कि आम इंतखाबात का 2023 में इनेकाद मुमकिन नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अहम फैसला साज समझते हैं कि 2024 इलेक्शंस का साल होगा, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को मजीद 1 साल के लिए बरकरार रखा जाए या फिर निगरान हुकूमत की मियाद बढ़ा दी जाए। वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत की राय है कि यही असम्बली बरकरार रहे और मजीद 1 साल तक काम करती रहे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात राय रखती है कि यही हुकूमत IMF से होने वाले पैकेज को पाए तकमील तक पहुँचाए कि इसहाक डार सारे माशी मामलात से बखूबी आगाह है, इसलिए मजीद कुछ अरसा उन्हें ही वज़ीर ख़जाना बरकरार रखा जाना चाहिए। मईशत बहाली के अलावा एक अहम मामला प्रोजेक्ट तब्दीली को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का भी है, जिसके लिए आइंदा चंद माह दरकार होंगे, क्योंकि सानिया 9 मई के तमाम मनसूबा साजों और कुछ अहम आइनी इदारों में बैठे हुए सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर फौज सुकून से नहीं बैठेगी। इस सारे अमल को 8 से 9 माह लग जाएंगे, जबकि इस दौरान मईशत भी वेंटिलेटर से वापस वार्ड में आ जाएगी और वो वक्त इंतखाबात के लिए बेहतरीन होगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को मजीद किसी बोझ में ना दबाए और अब उसे इंतखाबात की तरफ के नवाज शरीफ को मालूम है कि आने वाला वक्त उनका है और वो इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातों में बयानात भी दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ दुबई में नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें नवाज शरीफ का ये कहना इंतहाई अहम था कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ही हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और अब भी पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालेगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर देंगे और नून लीग की आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। इंतखाबात जब भी हों, असल मुकाबला बज़ाहिर पंजाब में होता दिखाई दे रहा है। नून के साथ पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा रुहेल असगर साहब ने भी ज्वाइन किया है। रुहेल असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, दुबई में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी के हमरा सऊदी अरेबिया भी जाना है। क्या ये तय हो गया है कि इलेक्शंस इसी साल होंगे? आपने इतनी दूर की कौड़ी लेके आए तो आपको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। मैं तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं कैसे कह सकता हूँ। और जहाँ तक आपने ये बात की है, सियासी बंदे मुलाकातें करते हैं, सियासत तो उनमें डिस्कस होती है। मियां नवाज शरीफ साहब एक सियासी जमात के रूह रवा है, तो लाजिम बात है वो अपनी सियासी जमात की बातें तो करेंगे। और सियासत जो आने वाला वक्त है वो तो आपको पता ही है, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। यूं ही हुकूमत का टेन्योर खत्म होएगा, उसके फौरन बाद सियासत शुरू हो जाएगी। नहीं, लेकिन देखिए ना रुहेल असगर साहब, इस वक्त मुख्तलिफ थ्योरीज है जो मार्केट के अंदर है। पहली ये है कि IMF के साथ क्योंकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है और 9 महीने के लिए 3 अरब रुपए मिल रहा है, तो ज़रूरी यही है कि यही फाइनेंस मिनिस्टर यही सेटअप जो है IMF के साथ कम से कम इस मामले को तो तोड़ चढ़ाए, यानी 9 महीने से पहले प्रैक्टिकली इलेक्शंस मुमकिन नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आती है कि अगस्त के अंदर क्योंकि असम्बली मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो 12 की बजाय 11 को असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए ताकि 3 महीने का एक क्वेश्चन मिले। उसके बाद फिर ये कि केयर टेकर सेटअप आए और उसको उसी तरह से चलाया जाए जैसे पंजाब में केयर टेकर सेटअप लिंगर ऑन हो गया। मामला तय हुए हैं, वो आपके 9 महीने में अपने इस फंड्स को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, और आपका ये ख्याल भी है और आपका मानना भी है कि इसी हुकूमत को किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये नहीं है कि मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है और मैं कौमी असेंबली का रुकन भी हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पाकिस्तान को जिस हालात में आपने देखा था उस हालात से निकालने का बेड़ा आपने उठाया था, और आज जो एक बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है या अच्छाई की उम्मीद नजर आ रही है, तो उसमें आप दरमियान में तो नहीं छोड़ सकते ना।
अब आपकी जो आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, अब उनकी क्या सोच है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो रोहिल असगर साहब, इसके लिए क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि जो 12 अगस्त को असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, ये मुद्दत पूरी होके हुकूमत घर नहीं जाएगी, केयर टेकर सेटअप नहीं आना चाहिए, बल्कि इसी हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि इस असेंबली की मियाद को बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए आप एक आइन में एक शिक मौजूद है ना जी, जिसमें आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे अगर आपके कोई किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जब आपके अच्छाई के दिन शुरू हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी मिलनी शुरू हुई है, अब देखें ना इस छोटे से वाक़े के बाद आपने डॉलर की आज क्या कीमत है, सोने की क्या कीमत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंडेक्स कहाँ पे चला गया। तो ये चीजें होती हैं जो आने वाले वक्त का एक आपको पैगाम देती है। आप ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त इलेक्शंस का मुतामिल नहीं हो सकता? मतलब आप, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन से क्या होगा, यही जमातें आएंगी ना, इनमें से कोई सियासी जमात आ जाएगी, पॉलिसी तो फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिनके स्टेक्स हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, जैसे मतलब IMF का स्टेक है, आपका चाइना का स्टेक है, सऊदी अरब का स्टेक है, तो उसके लिए उनको एक स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। नहीं, यानी रोहिल असगर साहब, माजरत के साथ, मुल्क के फैसले इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो करेंगी, अवाम फैसला नहीं करेगी। जिस अवाम के पास वोट की ताकत है वो वोट कास्ट करके आप करेंगे। होगा क्या कि इनमें से कोई आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा अवाम के फैसले से आएगा ना सर, तो अवाम को राय शुमारी का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप अपने एक फैसले पे कायम रहे ना। आप एक बात पकड़ते हैं, आप फिर दूसरी बात पकड़ लेते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने एक सादा सा सवाल किया था, क्या जरूरी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी जरूरी है या पाकिस्तान की मजबूती जरूरी है? तो पाकिस्तान की मजबूती के लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने इलेक्शन से क्या होता है यार, जो आज तक आपने 70 साल में कमा लिया वो भी कमा लिया। अगर खुदा करे कि अगर अच्छे दिन आए हैं और अगर बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, तो आपको चाहिए ना कि आप उस बेहतरी की उम्मीद को, आप उसको असलियत में तो मैं रोहिल असगर साहब, अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लूं सर, आपके इस आर्गुमेंट को अगर लेके चला जाए, तो इसका मतलब तो मुल्क में फिर इलेक्शंस कराने ही नहीं चाहिए, फिर तो इसी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और यही पीपल्स पार्टी भी है, इत्तेहादी हुकूमत के अंदर 13 जमातों का इत्तेहाद है, फिर इलेक्शंस की क्या जरूरत है, चलते रहे फिर। आप लोगों की यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि आप अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, आप दूसरे की बात को समझना चाहते ही नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बात कर लूं और आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बयान दे दूं। ये मेरी अपनी एक जाती राय है, मेरी राय के साथ मेरी सियासी जमात का या किसी और सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मैं आपको आज खुद कह रहा हूँ, जो हालात आपने 3.5 साल में पैदा किए थे, उन हालात को सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ। आपके साथ कोई दुनिया का कोई मुल्क आप पे इत्मीनान करने को तैयार नहीं था। इवन IMF का आपने इत्मीनान तोड़ दिया था, जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। आपने अपनी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया था, जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर दिया। मैं ये कतई नहीं कह रहा, या मैं मेरे अल्फाज में आपको ये कहीं नजर आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। जो आप रोना रोते हैं रोज टेलीविजन के ऊपर आके, जो आप एक हालात से हैं राग कि गरीब मर गया, महंगाई हो गई, आप पहले इसको तो दूर कर लीजिए यार। हम कर लेंगे, अल्टीमेटली आपको तो इलेक्शन करना ही करना है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको ये करना ही करना है। आप इसको ज्यादा लंगे और नहीं कर सकते। जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक बताई है, तो उसके हिसाब से आप इससे ज्यादा और लेकर नहीं कर सकते। जी जी, रोहिल असगर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पंजाब के अंदर भी 90 रोज के अंदर, देखिए पंजाब में भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग था। वो भी उसकी हमाकत थी, वो भी उनकी हमाकत थी। आप ये कैसे समझते हैं कि 2 सूबों में आप इलेक्शन करवा दें और 2 सूबे इलेक्शन नहीं करवा रहे, और जब आपकी कल को किसी और की हुकूमत हो ऊपर, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे कि आपने धांधली नहीं की। देखिए उसके लिए तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। देखिए उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी था। सुप्रीम कोर्ट खुदा के मानो यार, अब मुझे क्यों अंदर करवाना है? सुप्रीम कोर्ट जो फैसले कर रही है मुझे बता। अच्छा, मुझे ये बताए कि अगस्त में जब 12 अगस्त को असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही होगी, तो क्या होगा? उससे पहले कोई आपको लगता है कि वो आईनी तरमीम आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली, जो मुद्दत बढ़ाने वाला आज क्या तारीख है जी? अब ये तो जुलाई चल रहा है ना सर। तो बस ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इतना जल्दी आप 12 अगस्त क्यों पहुंच गए? अभी बड़ी देर है यार, देखें। नहीं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है सर, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है। आपकी इत्तलात क्या है? आपको कहा है,
मैंने तो आपको अर्ज किया है कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आप सब्र करेंगे तो बड़ा अच्छे नतीजे आपको नजर आएंगे। तो इतना कौन सा दूर है यार, एक महीना रह गया, आप देखते जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। बॉटम लाइन ये हुई सर कि अगले साल से पहले, यानी अगले बरस मार्च से पहले इंतखाबात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके नजदीक, अगर आपकी इस राय को मान लिया जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। क्या वैसे डर क्या है नून लीग को इलेक्शन से सर? ये तो आप बयान दे रहे हैं ना। नहीं, मैं तो आपके आर्गुमेंट की बात कर। मैंने बिल्कुल किया। तो मैंने पूरी आपके पास रिकॉर्डिंग अगर आपके पास न्यूज़ निकाल के देख लीजिए, मैंने कहीं एक दफा भी कहा होगा। अच्छा, मुझे सर ये बताएं, नहीं इलेक्शंस होने चाहिए आपने बिल्कुल कहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी नहीं होने चाहिए। आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि आप हालात को देख लीजिए। अगर हालात दुरुस्त करके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी होती है तो कोई मजाक नहीं यार। ठीक। अच्छा, अब एक मुजाहिका ये है ना कि इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी है। पीपल्स पार्टी के अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए, बिलावल भी कह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि नवंबर के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि फैसला आपका अकेले का तो नहीं होगा ना? ये तो इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। नहीं, ये कंसेंसस आपको लगता है डेवलप हो जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर? कोलिशन गवर्नमेंट में जो बातें होती हैं, जो फैसले होते हैं, आपस में मुशावरत के साथ होते हैं ना। अगर ये मुशावरत होगी अपना सियासी जमातों में, जो जमातें पीटीएम की जमातें और प्लस पीपल्स पार्टी की, अगर आपस में मुशावरत हो जाती है कि आपने मिलकर बैठ के तय कर लेना कि इलेक्शन होंगे, तो फिर ठीक है, इलेक्शन होंगे। रुहेल साहब, लास्टली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी जो एक नौमौलूद पार्टी है मुल्की सियासी कैनवस के ऊपर, इसका ज्यादा फायदा किसको होता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नून लीग की बी टीम है। इज इट ट्रू कि नून लीग की बी टीम है? देखिए ना, मैं आपको गुजारिश करूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नून लीग के अदली और अपनी दुश्मन है, जो नहीं मानते नून लीग को, वो यही बातें करेंगे ना। जहां तक सियासी जमातों की बात है, सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिश करती हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोशिश करेगी। अभी वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन क्या हिस्सा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुहेल असगर साहब। आपके वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काफ़ी एक्टिव तो नजर आ रही है, बज़ाहिर इस पार्टी का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ दिखाई देता है, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस जमात के सरबराह ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों के बाद पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। और ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे, जबकि पार्टी की क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता हुआ है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी केपी में बड़ी सियासी शख्सियात के साथ राब्ते परवेज़ खटक की तरफ इशारे कर रहे हैं, जो अब खुलकर तहरीक इंसाफ की मुखालिफत में भी आ चुके हैं। और परवेज़ खटक के बाहर में बहुत से पहले कहा जा रहा था उनके बारे में वो केपी में अपनी अलग से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पीटीआई ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। परवेज़ खटक ने शो कॉज नोटिस देने का जवाब देने के बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात की नई बौछार करते हुए कई इंकशाफात किए हैं। परवेज़ खटक ने अपने हालिया बयान में इंकशाफ किया है कि 9 मई का वाक़या चेयरमैन का चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्स दिया, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। परवेज़ खटक ने पार्टी नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है जो शो कॉज नोटिस का जवाब दे, कि उन्हें शो कॉज नोटिस की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तबाही की तरफ गामजन है। इस पार्टी के वो कायदीन भी अब जमात का साथ छोड़ने के लिए पर तोड़ रहे हैं जो अब तक तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। परवेज़ इलाही भी इनमें से एक है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन तहरीक इंसाफ के सदर और अपने कज़न चौधरी परवेज़ इलाही को वापस मुस्लिम लीग काफ में लाने के लिए कोशा है, तहम मुनिस इलाही की जिद और हठधर्मी की वजह से अभी तक ये कोशिशें बाराबर होती हुई दिखाई नहीं देती। ईद के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से कैंप जेल में 2 मुलाकातें की और ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालेक और चौधरी वजात भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक जेल में परवेज़ इलाही को एक बार फिर मुस्लिम लीग काफ में वापस आने के लिए कायल करने की कोशिश की गई। परवेज़ इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार है, लेकिन मुनिस इलाही नहीं मान रहे हैं। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को कहा है कि मुनिस इलाही और अपने घर वालों को समझाएं, हमेशा इकट्ठे रहें और इसी में बेहतरी है। ताम चौधरी परवेज़ इलाही का इसके जवाब में कहना था कि जो उन्होंने भुगत लिया है, अब उनका सियासी मुस्तकबिल मुनिस इलाही के मशवरे से वाबस्ता है।
मुनसराई जो फैसला करेंगे वो उनके साथ है। ताहम चौधरी शुजात ने उनको अपने मौक़िफ़ पर नजर सानी का मशवरा दिया है और ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही से कुछ दिनों में दोबारा मुलाकात का इम्कान भी है। अब ये जोड़ तोड़ जारी है। इस सियासी जोड़ तोड़ के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो खासा दिलचस्प दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक रिटन ऑब्जेक्शन फाइल कर दी है। एक और एहसान फरामोशी अगर कहा जाए तो शायद गलत। इन रिटन ऑब्जेक्शंस में क्या चीज़ सामने आई है और इसकी वजह एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत में शायद ही किसी दूसरे में इस शिद्दत और कसरत से तजादात देखने को मिले हो जितने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शख्सियत में देखने को मिलते हैं। एक मौके पर जिन औसाफ को अपनी ताकत खसलत मंशूर बताते थे, दूसरे मौके पर उन्हीं को रौनते थे और फिर दोबारा से कानून की हुक्मरानी, अदलिया का एहतराम, इदारों पर एतमाद, इस्लामी टच और मशरकी रिवायात की पासदारी पर तफसीली भाषण देने से हिचकिचाते और ना शर्माते हैं। रूल ऑफ लॉ और कानून की कसौटी पर पूरे उतरने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं जिनकी नौयत भी संगीन है। मौसूफ से आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई, अखलाकी हुदूद की पायमाली हुई, तौहीन अदालत हुई, मगर इसके बावजूद अदालत की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। आज भी दर्जनों मुकदमात के बावजूद खान साहब पुरसुकून चेहरा लिए फिर रहे हैं, तो इसके पीछे यही अदालती सहूलतकारी है। मगर आज कुछ मुख्तलिफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशा खाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो अदम एतमाद किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अगर बज़ाहिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए हैं, तोशा खाना के केस जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ लगाया है, अगर इस केस का बैकग्राउंड देखा जाए तो तोशा खाना केस जहाँ पर सरकारी तोशा खाना से कीमती तहाइफ लेने के इल्ज़ामात लगे, इस केस पर सेशन अदालत ने केस को सुना और फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकते हुए केस पर हुक्म इम्तना जारी किया। तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल उन्हें एक ही दिन में 17 मुकदमात में जमानत देकर दिया जाता है। अब बज़ाहिर तो चेयरमैन पीटीआई को इस मामले में अदालत का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोशा खाना इस वक्त ओपन एंड शट केस है। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, बस अदालत ने फैसला सुनाना है। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई ने फिर वही चाल खेली है जो उन्होंने 10 साल तक ममनुआ फंडिंग केस में खेली, यानी कभी जज पर एतराज़, कभी इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़, कभी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। अब शायद यही वजह है कि तोशा खाना और दूसरे केसेस में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है कि जब इन केसेस का फैसला आने के करीब है, खुद चेयरमैन पीटीआई को कल इस्लामाबाद अदालतों में पेश होना है। तकरीबन 10 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें ज़मानतें लेना मकसूद है, तो उससे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज़ात उठा दिए। उससे पहले जब ममनुआ फंडिंग केस का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। एक ये रिवायती अंदाज है चेयरमैन पीटीआई का कि जब जिस अथॉरिटी ने कोई फैसला देना है या पास आपका कोई केस लगा हुआ है, आप उसके सरबराह को मुतनाज़ बना दें, उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट जो रिटन चार्जशीट पेश की है या ऑब्जेक्शंस फाइल की है, ये भी उनके इस रिवायती अंदाज की उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं अगेंस्ट आमिर फारूक साहब चेयरमैन पीटीआई के, ये रिटन ऑब्जेक्शंस कितनी गैर मामूली नौयत की हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये हाई कोर्ट की हद तक एक बड़ा गैर मामूली वाकया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि वहाँ पे रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो बहुत सारे केसेस में जजेस के खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन होता रहा, जो बेंचेस में बैठते थे उनके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन होता रहा। लेकिन हाई कोर्ट के लेवल पे ये बहुत ही गैर मामूली मामला है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके खिलाफ रिटन में ऑब्जेक्शन जो है वो इमरान खान ने रेज किए हैं और ये इंतहाई मतलब गैर मामूली भी हैं और अहम नौयत के भी हैं, जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत से उनको रिलीफ भी मिला है। तो जो तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है, इसी केस में तकरीबन 1.5 से 2.25 माह से
ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल रोक रखा है और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने स्टे दिया हुआ था। और इसके अलावा इमरान खान की जो दरखास्तें हैं 5 मई के बाद, ये दरखास्तें तकरीबन 9 से 10 मई को दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज 3 जुलाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 माह और 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं ये दरखास्तें दायर किए हुए। और जो सर्कमस्टांसेस जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी जानिब से जो बताए गए हैं, जो सामने रखे गए हैं, इस जो ऑब्जेक्शन थे इसमें, वो उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान ईद से पहले की अगर मैं बात करूं तो इन तमाम दरखास्तों पर जो इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उन तमाम पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे पर मुहित समातें जो है वो होती रही है। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए। जी साकिब बशीर साहब, मेरा यही सवाल है ना कि जस्टिस आबिर फारूक साहब की कोर्ट से ही तोशाखाना केस में 2 बार स्टे मिला है, यानी अगर कहा जाए कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से रिलीफ मिला है तो कहना गलत नहीं होगा। अब खान साहब क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से, मतलब क्या कंसर्न है जब वो कल पेश होंगे, तो क्या उन्हें ये खदशा है कि वो कहीं जमानत खारिज ना हो जाए और गिरफ्तार ना कर लिया जाए? तोशाखाना का केस है हाई कोर्ट में, उसमें उनकी जमानत का मामला नहीं है, मतलब हाई कोर्ट में उनकी पेशी जो है वो नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी दरखास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ना सुने। उसकी 4-5 वजूहात हैं। एक तो वो कहते हैं एरियान वाले केस में 2 जजेस जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने अलग से जो जजमेंट थी वो अपलोड कर दी और चीफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा कि वहां पे जो 2 जजेस थे उन्होंने मेरी फेवर में जजमेंट दी और उसके बाद एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है जो गैर जानिबदारी है उसको खत्म करती है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये रेज किया है कि चीफ जस्टिस की जानिब से तोशाखाना का जो मरकजी केस है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनना चाह रहा है। यहाँ पे भी दरखास्त थी तो उन्होंने विड्रॉल की भी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो वहां पे ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जब हमारा मरकजी केस लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रही और उसकी वजह उन्होंने चीफ जस्टिस को करार दिया है कि वो उस केस को विड्रॉ करने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे। तीसरा उन्होंने पॉइंट 9 मई के हवाले से उठाया कि 9 मई की जो उनकी गिरफ्तारी थी वो इहाता अदालत में थी और उसको उन्होंने कानूनी करार दिया, मतलब गैर कानूनी करार नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने एक दूसरे का एक चार्जशीट आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के टूवर्ड्स जो है उन्होंने बनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई दफा उन्होंने वीडियो लिंक के लिए एक पिटीशन भी डाली थी, कई और दरखास्तें भी दी कि उनके खिलाफ बहुत सारे फ्रिवलेस केसेस हैं। तो फ्रिवलेस केसेस की वजह से वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में उनको पेशी की इजाजत दी जाए। तो ये चौथी वजह थी कि जो एक चार्ज जो है वो चार्जशीट बनाई गई चीफ जस्टिस के खिलाफ कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस, लेकिन ये चार्जशीट पेश करने से चेयरमैन पीटीआई कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे? चेयरमैन पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ ये हासिल किया था कि जब 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो 9 मई के बाद 10 मई को जब उनको इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में जब उनको वहां पे पेश किया गया था तो वहीं पे उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी। 10 मई को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 रोज के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत से स्टे मिला। वो स्टे आज तक बरकरार है, आज 3 जुलाई है, आज तक बरकरार है और उस स्टे की वजह से वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका। वो ट्रायल अगर 13 मई या 12 मई को चलता और आज तक आगे बढ़ता जाता तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो ट्रायल अब अपनी इख्तितामी मराइल की तरफ होता। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था जो चीफ जस्टिस ये रिलीफ भी आमिर फारूक साहब की वजह से मिला। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या कंसर्न है, मतलब क्या ऐसा डर है कि कल वो इस्लामाबाद जब जाएंगे तो आमिर फारूक साहब क्या कर सकते हैं? इसमें जो चीफ जस्टिस है, एक तो क्योंकि इतने बड़े आप जब ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उनके ऊपर कंसर्न शो करते हैं तो उनकी तरफ से डेफिनेटली कोई रिएक्शन आएगा। उमूमी तौर पर जो जजेस हैं और कानूनी तौर पर भी ये उनकी मर्जी होती है कि इस किस्म के ऑब्जेक्शन अगर उन पे आते हैं वो बेंच से अलग होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक नहीं आ सकता। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की जमानतें हैं, वहां पे इमरान खान को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस अब जो है उसके हवाले से की दरखास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक
सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अब ये उन्होंने फैसला करना है। अब जब दरखास्त वहां पे लगेगी तो उस पर आउटकम नजर आएगा कि क्या उस पे चीफ जस्टिस जो है वो बरहमी का इजहार भी कर सकते हैं कि इतने सीरियस नौयत के इल्जाम, और खासतौर पर वो ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन ये दरखास्तें आई थी 12-13 मई को, तब से लेकर अब तक आपने कभी कुछ नहीं कहा और आज आपने जो है वो इतने बड़े ऑब्जेक्शन लगा दिए। ये वो मामला है जो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस जो है के सामने भी रखेंगे और उसके बाद हतमी फैसला उन्हीं का है कि वो किसी और बेंच को ये केसेस भेजते हैं या वो खुद जो है वो इन केसेस को सुनते हैं। साकिब बशीर साहब, लास्टली आप बड़े अरसे से इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जाहिर है चेयरमैन पीटीआई को उनके लीगल काउंसिल ने मशवरा दिया होगा, जिस किसी के भी मशवरे से उन्होंने ये रिटर्न ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं अगेंस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या ये दुरुस्त मशवरा है या दुरुस्त इकदाम है? आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा यह ख्याल है कि दुरुस्त तो आप नहीं कह सकते कि क्योंकि इसी अदालत से आपको बहुत ज्यादा गैर मामूली रिलीफ भी मिलते रहे हैं। मतलब कुछ रिलीफ आपकी मर्जी के नहीं मिले लेकिन बहुत ज्यादा मिलते भी रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि जजेस पर इस तरह सरेआम इस तरह का ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करना कुछ मुनासिब नहीं, लेकिन इमरान खान जो है वो ये समझते हैं या उन्होंने अपनी जो लीगल टीम से जो मशवरा किया होगा वो ये है कि वो मामला लटकाना चाहते हैं। आपको पता है कि जुलाई चल रहा है, अगस्त 13 जो है वो लास्ट डे होगा इस हुकूमत का और उसके बाद 3 मंथ में इलेक्शन है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये मामला इतना लिंगर हो कि इलेक्शन से पहले इन केसेस का फैसला ना हो सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे और नाअहल भी होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजाय इसके कि ये देखा कि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस या किसी जज पर इस किस्म के ऑब्जेक्शन रेज करने से क्या असरात होंगे, उन्होंने अपना जो मफाद है वो देखा है कि इस तरह उनके ज़हन में ये बात आई होगी कि इस तरह वो केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं, लटका सकते हैं, क्योंकि जब केसेस जो है वो दूसरे बेंच में जाएंगे तो दूसरा बेंच अपने लिहाज से सुनेगा और अपने लिहाज से आगे बढ़ाएगा, फिर उसमें एक जो है वो टाइम भी लग सकता है। तो ये एक बड़ी वजह जो है वो इस मामले को लटकाना है जो उनके मद्देनजर है। बाकी उन्होंने नहीं देखा कि दूसरी तरफ जज है या उस पर क्या ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं करसे से और इस सारे मामले की मुख्तलिफ डायमेंशन पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्वीडन में जो कुछ हुआ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा यकजुबान है, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के रोज कुरान पाक को नजर आतिश करने और बेहुरमती का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे दुनिया भर के मुसलमान शदीद तकलीफ में मुब्तला है। मकामी पुलिस ने शहरी को ईद के रोज शहर की मरकजी जामे मस्जिद के बाहर मुजाहरे की इजाज़त देकर सरकारी तौर पर यह तस्लीम किया कि न सिर्फ वो मलून है जबकि स्वीडन हुकूमत भी इस्लामोफोबिया जैसे मकरूह फेल का हिस्सा है। मलून ने कुरान पाक को नजर आतिश करके दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते हुए मुसलमानों के दिलों पर हमला किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी वहाँ दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों ने कुरान पाक को नजर आतिश किया था। दुनिया भर में इस वाक़े की सख्त मजम्मत की जा रही है। अपने तौर पर स्वीडन हुकूमत ने भी इस अमल की मजम्मत तो की है, लेकिन साथ ही इसे इनफरादी फेल करार दिया है। इस्लाम दुश्मनी, मुसलमानों की दिलाजारी, कुरान करीम की बेहुरमती, कुरान सोजी, कुरान पाक शहीद कर देना, मजहबी किताबों की तौहीन, ये और इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा नहीं हुए बल्कि यूरोपीय ममालिक में तसलसल के साथ इस तरह का अमल जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। कुरान मजीद की बेहुरमती समेत मगरब में नफरत पर मबनी जराइम की तारीख बताती है कि मगरब के सियासी और कानूनी इदारे न सिर्फ ये कि इस तरह के मुजरिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि इंतहा पसंदों को सज़ा ना देकर इसके तसलसल की हिमायत करते हैं, जबकि ये एक ऐसा अमल है जिसकी पहली खुसूसियत इस्लाम के ख़िलाफ़ मगरब का तहज़ीबी ज़वाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया को आज़ादी इजहार को बुनियाद बनाकर ऐसे वाक़यात को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। वक्फे से मगरबी ममालिक में होने वाले ऐसे वाक़यात मुसलमानों के लिए नहायत तकलीफ़ का बायस है। ये कोई आम बात या मसला नहीं है। जहाँ मगरबी ममालिक को होशमंदी से काम लेना है, वहीं ऐसे वाक़यात इस्लामी दुनिया के लिए भी सबक है। जब तक टुकड़ों में बटे रहेंगे, इस्लाम पर ऐसे हमले होते रहेंगे। मुस्लिम दुनिया कब तक ऐसे तकलीफ दे वाक़यात पर सिर्फ और सिर्फ मज़म्मती बयानात जारी करती रहेगी? ऐसे लोगों की मरम्मत करने की भी अशद ज़रूरत है। दूसरी तरफ इस अमर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की मज़म्मत करते हुए कहा है कि पूरी कौम
इस वाक़े की मजम्मत करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए इस वाक़े की तरफ निशानदेही की। स्वीडन में एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है। पूरी मिल्लत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बगैर किसी ताखीर के मुजरमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे दिलखराश वाक़यात पेश आ चुके हैं। दूसरी जानिब OIC के हंगामी इजलास में इस वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा गया है कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है और मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आई और उनका कहना था कि मुक़द्दस किताब की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या नेटो की रुकनीत में रुकावट पैदा कर सकता है। इश्तिआल अंगेज़ी या धमकी की पॉलिसी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। मुतकब्बर मगरबी लोगों को सिखाएंगे कि मुसलमानों की मुक़द्दस अक़दार की तौहीन करना इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है और नए सफ़ीर को स्वीडन ना भेजने का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल नहयान ने कहा है कि कुरान करीम की तौहीन की वजह से सफ़ीर को स्वीडन भेजने का फ़िलहाल इरादा नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े को खुल्लम खुल्ला इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया और कहा है कि ऐसे फेल की यूरोप में कोई जगह नहीं है। ये किसी भी तरह यूरोपीय ममालिक के ख़यालात की अक्कासी नहीं करता। अगर इस वक्त ख़ास ज़रूरत सब्र की है कि अक़वाम आलम के अंदर जो मुस्लिम उम्मा है ख़ास तौर पे वो इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है और हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।